जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 10 में जो भी आयोग दिए गए हैं संवैधानिक संस्था ने उनके बारे में। और आज का ये हमारा यूनिट 10 का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं CVC की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है हमारे देश में। अगर हम देखें सतर्कता की जांच को लेकर उस पर अपनी पैनी निगाह रखने वाला अगर कोई भारत का सर्वोच्च संगठन है तो वो CVC ही है। और इसकी स्थापना जो है वो सतर्कता संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उस पर जांच रखने के लिए ही की गई है। सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के संबंध में अपना एक्शन लेता है। जितने भी हम अधिकारी देखते हैं उन पर जो आपको कार्रवाई देखने को मिलती है, जांच देखने को मिलती है भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो CVC के द्वारा जनरली की जाती है। तो आज इस संगठन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि विभिन्न बड़े बड़े पदों पर मौजूद लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। और आरोपों में कई सारे अफसर जो हैं वो भ्रष्ट घोषित भी हुए हैं, जिनको सजा भी हुई है। अब बीते कई वर्षों में ये दौर चला है जिसमें CVC की एक इंपॉर्टेंट भूमिका में दिखाई पड़ती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं करंट अफेयर में भी ये चर्चा का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो PSC की परीक्षा है उस परीक्षा में हमें यहाँ से प्रश्न बेहतर दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आपको सिर्फ ये करना है कि कॉपी पेन ले लीजिए, जो जो चीज बताई जाएगी उसको बेहतर तरीके से नोट करते जाइएगा और बेहतर तरीके से सुनते जाइएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर है आपका 11 फरवरी 1964 को। लेकिन हमें उस परिस्थिति को ध्यान रखना है कि जिनमें इस आयोग की स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए 1964 11 फरवरी को इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जो है वो 1962 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था संथानम कमेटी। ये संथानम जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1964 में इसकी स्थापना की गई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि संथानम समिति कब बनी थी, तो संथानम समिति बनी थी 1964 में। यह समिति बनाई गई थी इसलिए कि सतर्कता से संबंधित जो एजेंसियां हैं उस पर सलाह दी जाए, उस पर अपनी राय रखी जाए, इसको लेकर यह समिति बनाई थी। और इस समिति ने जो सिफारिश की उसके आधार पर ही 11 फरवरी 1964 को सतर्कता आयोग बनाया। अब इस समय जो सतर्कता आयोग स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ये ना तो कोई सांविधिक संस्था थी ना संवैधानिक संस्था थी, ना तो इसका संविधान में उल्लेख था ना ही इसके लिए कोई कानून था। तो इसे एक सांविधिक रूप प्रदान करने के का जो पहला प्रयास है वो किया गया था 1988 में। सबसे पहले 1988 में बात करें 25 अगस्त को इसको लेकर पहला प्रयास किया गया और इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब जनरली जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो आपको सीधे 2003 की तारीख दिखाई पड़ती है, लेकिन याद रखिए 25 अगस्त 1988 को एक अध्यादेश के माध्यम से पहले इसे सांविधिक दर्जा दिया जा चुका था। अब ये अध्यादेश तो आप सब लोग जानते हैं कि एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो वो खत्म हो गया। बाद में हम देखें तो 2003 में अधिनियम पास किया गया और उस अधिनियम के माध्यम से इसे वर्तमान में जो वर्तमान सांविधिक दर्जा है वो सांविधिक दर्जा इसे 2003 में प्रदान किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले अध्यादेश के माध्यम से 25 अगस्त 1928 को सांविधिक दर्जा दिया गया था। उस अध्यादेश को आपने परमानेंट व्यवस्था के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। बाद में 2003 में अधिनियम पास करके इसे एक सांविधिक संस्था के तौर पर स्थापित किया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो एक सांविधिक दर्जे वाली संस्था है। 2003 में इसे अधिनियम बनाकर सांविधिक दर्जा दिया गया। मुख्यालय दिल्ली में है। संथानम समिति जो कि 1962 में बनी थी, इसी की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को इसे बनाया गया था। अब ये समझिए कि जो CVC है दोस्तों, सतर्कता आयोग है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है।
बहुसदस्यीय निकाय होने का क्या तात्पर्य है? बहुसदस्यीय निकाय होने का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा सदस्य हैं इस निकाय में, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक से ज्यादा सदस्य हैं तो कैसे? तो याद रखिए, इसमें एक सदस्य जो है वो तो इसका होता है अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो अन्य आयुक्त होते हैं, एक हो गए मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त। मतलब टोटल कितने सदस्य हैं इसमें? तो ये याद रखिएगा, टोटल 3 सदस्य हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष मतलब मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। जब राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति जी ऐसा तो नहीं करेंगे कहीं से व्यक्ति को ढूंढ के लाएंगे, चलिए आज से तुम सीवीसी और तुम अन्य आयुक्त हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। यहां पर इनका नाम देने का काम एक समिति करती है। वो समिति जो होती है वो पीएम की अध्यक्षता में होती है। पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, ये 3 सदस्यीय समिति जो होती है ये नाम देती है जिन नामों को राष्ट्रपति द्वारा इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। 3 सदस्यीय होती है तो एक तो स्वयं प्राइम मिनिस्टर हो गए, बराबर। मतलब हम वर्तमान में मान लें मोदी जी, अगर वर्तमान में सीवीसी का अपॉइंटमेंट होता है तो मोदी जी एक होंगे जो नाम देंगे। नंबर 2 में इसमें कौन शामिल होगा? नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष अभी कौन है? अधीर रंजन है, अधीर रंजन जी। ये अधीर रंजन लोकसभा में है, विपक्ष के नेता, तो इनको शामिल करते हैं। और तीसरा जो होता है दोस्तों, गृह मंत्री को शामिल किया जाता है। अब गृह मंत्री यहां पर कौन है? अमित शाह जी। इसका मतलब ये 3 लोग मिलकर नाम तय करते हैं और उस नाम को राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी उन लोगों को सीवीसी में नियुक्त कर देते हैं। ये इनकी प्रक्रिया होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मुद्दा ये कि ये लोग किनको लेंगे कि भाई इनको हम लोग नाम दे दें राष्ट्रपति को। तो जनरली ये होता है कि पूर्व जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, है ना, प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं पूर्व आईएएस, ऐसे लोगों को इस पद पर अपॉइंट किया जाता। तो ये सीवीसी का लेखा जोखा है। पहले प्रश्न में ही हम इसकी एबीसीडी को जान लेते हैं। हमने जितने भी अभी तक आयोग डिस्कशन किए हैं उसके पहले प्रश्न में हम उसकी लगभग इंपॉर्टेंट चीजों को पता कर लेते हैं। क्लियर? वैसा हमने यहां पर भी किया है। अब यहां पर देखिए, सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई। किसकी सिफारिश पे हुई? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। संथानम समिति कब बनी थी? 1962 में बनी थी। संथानम समिति की सिफारिश पर इस आयोग को 11 फरवरी 1964 को बनाया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 25 अगस्त 1928 को अध्यादेश के माध्यम से सांविधिक आधार दिया गया था, लेकिन अध्यादेश को परमानेंट कानून नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं रही। 2003 में कानून बनाकर सांविधिक दर्जा दिया गया। बहुसदस्यीय है, एक से ज्यादा सदस्य, एक अध्यक्ष होता है, अन्य आयुक्त होते हैं 2, टोटल 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट होता है और पीएम की अध्यक्षता वाली समिति नाम राष्ट्रपति को देती है, जिसमें पीएम होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होता है और गृह मंत्री होते हैं। इस्तीफे की जब बात होगी तो इस्तीफा भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल है अपॉइंटमेंट में। तो राष्ट्रपति जी अगर किसी को चुनते हैं, किसी को नियुक्त करते हैं, तो उसे कोई और व्यक्ति, उनसे निचले स्तर का कोई पद वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को हटा नहीं सकता। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अगर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है तो पद मुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन थे? भारत के पहले सीवीसी कौन थे? तो याद रखिए एनएस राव। एनएस राव
1964 से लेकर 1968 तक इस पद पर बने हुए थे। या तो ये पूछेगा एनएस राव कब से कब तक सीबीसी के पद पर रहे, तो 1964 से 1968। ये नहीं पूछा तो ये पूछेगा कौन थे, तो एनएस राव का नाम आप बता देंगे कि भारत में प्रथम सतर्कता आयुक्त जो थे वो राव साहब थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? जैसे सेंट्रल लेवल पर यह पद है वैसे ही राज्यों में भी दिखाई पड़ता है कुछ। तो राज्य में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 मार्च 1964 में इसको स्थापित किया गया था। और मध्य प्रदेश स्तर पे हम बात करें तो यहां मुख्य आयुक्त और उप आयुक्त की व्यवस्था की गई है। तो 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, जो मध्य प्रदेश स्तर पर सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर जांच को लेकर, निगरानी को लेकर बड़ी एजेंसी मध्य प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो याद रखेंगे ये वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता राष्ट्रपति को। साल भर में केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा जो जो एक्शन लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाई जाती है। वो जो रिपोर्ट है वो सीधे राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करेंगे? भाई राष्ट्रपति के पास इतना समय है, एक एक चीज देखते जाएंगे। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। तो संसद के सदनों में उस रिपोर्ट को रखवाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो अपनी प्रतिवेदन, अपने रिपोर्ट जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी को देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सत्य कथन है? सत्य कथन को आपको जानना है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। बिल्कुल, मैंने अभी बताया संथानम समिति 1962 में बनाई गई, जिसने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिशों के बाद 1964 में सतर्कता आयोग अस्तित्व में आता है। इसमें एक अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। 3 सदस्य अभी, तो एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 3 सदस्यीय है, या हम बोल सकते हैं कि बहुसदस्यीय है। तो एक बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर आपको ये देखने को मिलता है। सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। बिल्कुल, सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। लेकिन यहाँ पर जो नाम होते हैं, नाम एक समिति देती है। ये समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और 2 अन्य सदस्य होते हैं, एक होते हैं गृह मंत्री और एक होते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये नेता प्रतिपक्ष कहां पर? लोकसभा में। तो ये 3 लोगों की समिति नाम देगी राष्ट्रपति जी को, उसे राष्ट्रपति जी सतर्कता आयुक्त के तौर पर चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। इसका मतलब उपयोग सभी इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। या तो वे 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें या उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाए। समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 62 साल का है, कितने साल का है? 62 साल का कोई है, और इसको क्या कर दिया आपने? सीबीसी के पद पर बना दिया। अगर आपने उसको सीबीसी बनाया तो 62 के बाद हम उसमें अगर +3 कर दें तो वो 65 का हो जाएगा। 65 का अगर हो गया तो 4 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल नहीं खत्म करेगा, क्योंकि उसके पहले ही वो कितने का हो गया है? 65 साल का हो गया। अब 65 साल का हो गया तो खत्म, 65 साल से ज्यादा उम्र तक आप इस पे नहीं रह सकते। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति 66 साल का है और उसे बना दिया गया, सीबीसी बना दिया, सतर्कता आयुक्त बना दिया गया, तो वो कितने साल तक रहेगा? 64 साल तक। मतलब अपने 4 साल पूरे कर लेगा और उसके बाद उस पद से हट जाएगा। ये व्यवस्था है। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि जनरली सतर्कता आयुक्त किसको बनाया जाता है? जो पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करने का अनुभव ले चुके हैं, पूर्व आईएएस हो। दूसरी बात, एक बार अगर कोई व्यक्ति ये पूरा काम, इसमें से कोई एक चीज खत्म कर चुका है, मतलब सेवानिवृत्त हो चुका है, तो फिर वह
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी में पद जो होगा उसके लिए नियोजित नहीं होता, बराबर। और ये भी याद रखिएगा कि इसके जो वेतन भत्ते सेवा शर्तें होते हैं वो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके समान होते हैं। जो यूपीएससी का अध्यक्ष है और सदस्य होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष प्लस सदस्यों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं पहले ही। तो इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, उन्हीं के समान सेवा शर्तें किसकी होती हैं? इसी के समान सेवा शर्तें होती हैं सीवीसी की, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीवीसी को वेतन सेवा सीवीसी के भत्ते किसके समान होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यूपीएससी के अध्यक्ष के समान ही इनके वेतन भत्ते होते हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूपीएससी जो है उसके सदस्यों के, उसके अध्यक्ष के वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति किसकी है? तो वो शक्ति जो है वो संसद के पास है। तो संसद जिस प्रकार से यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सीवीसी की सेवा शर्तों का निर्धारण भी होता है। और जब तक ये अपने पद पर है तब तक इनकी सेवा शर्तों में, वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। बोलने का मतलब आप कि आप एक पैसा कम नहीं कर सकते, बड़ा भले दीजिए, आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आपने इनके लिए जो सेवा शर्तों का निर्धारण कर दिया उनके बाद, ठीक है। तो यहां पर हमने सेवा शर्तों की बात कर ली, इनके कार्यकाल की बात कर ली। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए उतने समय तक के लिए सीवीसी अपने इस पद पर रहता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जा सकती है। इस समिति में कौन शामिल नहीं होता? राज्यसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या लोकसभा में विपक्ष का नेता? लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है, गृह मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, पहले भी मैंने इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए नामित एजेंसी का दर्जा दिया गया था? 2001 में। 2001 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए नामित एजेंसी के तौर पर इसको दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार पर पैनी निगाह रखने वाला एक प्रमुख बड़ा संस्थान अगर है तो वो सीवीसी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्ति विस्तारित है? अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखें तो इसको देखिए ऑप्शन क्या है? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रकारों तक नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रकारों तक नहीं है भाई। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता प्रशासन के अधीक्षण तक, पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासियों के पर्यवेक्षण तक, दूसरे देशों के पर्यवेक्षण तक। ना ये है, ना ये है, ना ये है। सही उत्तर है ये, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सतर्कता प्रशासन के अधीक्षण तक जो है वो आयुक्त की शक्ति का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी हम लोगों ने बात की है समिति के बारे में, बात की है ना, 3 सदस्यों वाली, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। याद है कि नहीं है? इतनी सी देर में अगर आप भूल गए मान लीजिए तो कैसे एग्जाम तक याद रखेंगे भाई? तो याद रखना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की सिफारिश पर की जाती। गलत है, गलत है। अभी हमने बोला कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है समिति की सिफारिश पर, तो समिति की सिफारिश पर ही तीनों की नियुक्ति होती है। तो यहां पर यह नहीं है कि अन्य की नियुक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, नहीं, तीनों की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर आधार पर होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल समान है, बिल्कुल सही है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो आप 4 वर्ष काम करेंगे या आप 65 वर्ष की आयु तक काम करेंगे। 65 वर्ष की आयु से आप 1
मिनट ज्यादा काम नहीं करते। किसी सतर्कता आयुक्त को कोई राजनीतिक नियत कार्य नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है तो वो बी वाला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछा था, कथन सही नहीं है ये पूछा था, तो आपका उत्तर आपको पता चल गया। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा गया है? तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र है केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी तक, बिल्कुल है। राष्ट्रीय बैंकों के स्केल बी के ऊपर के अधिकारी, बिल्कुल। आरबीआई, नाबार्ड या सिडबी के ग्रेड डी तथा इससे ऊपर के अधिकारी तक, बिल्कुल। तो इन तीनों तक केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र है, यह आप लोगों को ध्यान रखना। उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। सीवीसी के कार्यों के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अब हमको विचार करना है कौन सा कथन आपको कैसा लगता है, सही लगता है या गलत लगता है। केंद्रीय कर्मचारियों पर लगे आरोपों की जांच करना जब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, बिल्कुल सही। सीवीसी केंद्रीय कर्मचारियों पर लगे आरोपों की जांच करती है जो आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित हो। जनहित प्रकटीकरण तथा विसिल ब्लोअर के संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना, बिल्कुल सही है। विसिल ब्लोअर कौन होता है? विसिल ब्लोअर वो होता है जो सरकार का या खुफिया सूचना देने वाला होता है, जो किसी अपराध या किसी चीज के बारे में आपको सूचना देना, किसी का भांडा फोड़ दे, उस व्यक्ति को विसिल ब्लोअर कहते हैं। तो उसके संरक्षण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच भी सीवीसी करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखने का काम भी किसका है? सीवीसी का है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, याद रखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? 1988 में आया था। इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। भाई देखिए, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर लेता हूं। अब अरविंद केजरीवाल जो है उस पर किसी भी प्रकार का भी जांच चल रहा है। अब इस पर सीबीआई जो है वो जांच करने चली गई है। जब सीबीआई ने जो भी कार्य किए हैं, इनकी समीक्षा का काम कौन कर सकता है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उसके ऊपर वाली संस्था जो कि सीबीसी है। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो भी हैं सभी के सभी आपके सही हैं। उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार करके लोग बड़े बच जाते हैं। मैंने कई सारे नेताओं को, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 2G में फंसे हैं, स्पेक्ट्रम में फंसे हैं, कोल घोटाले में फंसे हैं, कुछ लोग तो बोल सकते हैं नेशनल हेराल्ड में फंसे हैं और वो जमानत पर बाहर हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव भी लड़ रहे हैं, सब चीजें हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रूल्स थोड़े से और बदलें तो पता चले। खैर, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो 29 मई 2023 को ही इस पद पर पीके श्रीवास्तव, 29 मई 2023 को पीके श्रीवास्तव जो हैं, इनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई गई। किस बात की शपथ दिलवाई गई है? सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ दिलवाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लागू होने के बाद प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? पी शंकर जी। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया गया। जब यह लागू हो गया तो सतर्कता आयोग जो है उसको सांविधिक दर्जा मिल गया, सांविधिक संस्था के तौर पर स्थापित हो गया। तो सांविधिक संस्था बनने के बाद पहले इसके जो मुख्य सतर्कता आयुक्त थे वो कौन थे? पी शंकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीवीसी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो याद रखिए विगे। यहां पर इसको आप तोड़कर देखिए, इसको आप VIG अलग कर लीजिए। VIG का मतलब हो गया विजिलेंस, और इधर EYE अलग कर लीजिए, I। तो विजिलेंस की I, जो भी सतर्कता संबंधी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दे, उन पर पेनी निगाह रखने के लिए, जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से, जन सहयोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से सहयोग करते हुए
इस पर पेनी निगाह रखने के लिए जो अभियान शुरू किया था उसे VIGI कहा गया, विजिलेंस आई कहा गया है, जो कि CVC के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल था। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो याद रखेंगे कार्मिक प्रशासन मंत्रालय काम करता है। इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो कौन सी है? कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। मैंने पहले ही बताया, पूर्व IAS को बनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते। इन्हें किसी भी पद पर नहीं रखा जाता। हाँ, संवैधानिक पद है जैसे राज्यपाल आदि का, उस पर इनको नियुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती हैं। बिल्कुल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो सेवा शर्तें लागू होंगी वही सतर्कता आयोग के संबंध में लागू होती हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी सतर्कता आयुक्त को निम्न में से किन परिस्थितियों में हटा सकता है? दिवालिया घोषित हो जाए। अब देखो, दिवालिया घोषित होने का मतलब आपके और मेरे द्वारा दिवालिया घोषित करने से नहीं है। कोई न्यायालय अगर दिवालिया घोषित कर दे, ठीक है, न्यायालय की मुहर लगे, तो फिर वह दिवालिया घोषित माना जाता है, करप्ट घोषित माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब दिवालिया घोषित हो जाए और इस बात का विश्वास राष्ट्रपति जी को हो जाए, है ना, तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति जी की नजर में नैतिक भ्रष्टाचार संबंधी अपराध में दोष सिद्ध हो जाए तो भी हटा सकते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के लाभकारी नियोजन में लाभ के पद पर, जहां से सरकारी क्षेत्र से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए भी हटा सकते हैं। इसका मतलब हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे, उपरोक्त सभी आपका उत्तर होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल पाया गया और इस बात का विश्वास राष्ट्रपति जी को हो जाता है तो भी राष्ट्रपति जी संबंधित व्यक्ति को हटा देते हैं। अगर संवैधानिक कदाचार का केस है, काय का केस है? कदाचार का केस है, मतलब कोई ऐसा काम किया है जो संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति जी डायरेक्ट नहीं हटाते, जांच के बाद हटाते हैं। और जांच के लिए किसके पास भेजते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। यहां पर एक जांच समिति होती है। जांच समिति के बाद राष्ट्रपति जी को परामर्श किया जाता है और उस परामर्श के बाद राष्ट्रपति जी सतर्कता आयुक्त को हटाने को लेकर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हमारे इस अधिनियम में, इस सिस्टम में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक जांच पड़ताल केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन सा अंग करता है? तो विभागीय जांचों के लिए जो आयुक्त होते हैं वो करते हैं। जिस विभाग के आप हो उस विभाग से संबंधित आयुक्त होगा, वो जो होगा वो यहां पर मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन में निम्नलिखित शामिल नहीं है। सचिवालय, इसका एक सचिवालय होता है। मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, ये भी होता है। विभागीय जांच के लिए आयुक्त, ये भी होता है। तीनों होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन में शामिल है। अगर मैं सचिवालय की बात करूं तो सचिवालय वाले सिस्टम में एक मुख्य सचिव होगा, इसके अलावा संयुक्त सचिव होते हैं और संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव होते हैं, अपर सचिव जैसी व्यवस्था होती है। तो ये जो सिस्टम है ये आपको सचिवालय में दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए CTE, अब ये इसमें प्रमुख अभियंता का मतलब मुख्य इंजीनियर होगा और सहायक अभियंता, सहायक जो इंजीनियर होंगे, मतलब जो टेक्निकल स्टाफ होता है ना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, टेक्निकली सारी चीजों को निकालने वाले
वो जो होंगे वो तकनीकी परीक्षक में आते हैं। और विभागीय अधिकारी, अगर इसकी बात करूं मैं, जिसको शॉर्ट में CDIS कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जांच अधिकारियों के तौर पर काम करते हैं। ये जो होते हैं ये जांच अधिकारी होते हैं। ये जांच अधिकारी क्या करते हैं, ये मौखिक जांच करने का काम करते हैं, ये मौखिक जांच का काम करेंगे। तो ये तीनों मिलकर CBC का संगठन बनता है। क्लियर, तीनों मिलकर CBC का संगठन बनता है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार संबंधी सभी शिकायतों की जांच करता है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत काम करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किए गए अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा कौन करता? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं। तो याद रखिए, अभी तक हमने जितने भी आयोग देखे हैं उनमें हम लोगों ने सिविल न्यायालय की शक्ति ही देखी है। मान लीजिए कभी ना आए दिमाग में एग्जाम में, तो सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती हैं। केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट मांग सकता। बिल्कुल, ये तो सही है, ये भी सही है। केंद्र सरकार से भी कोई रिपोर्ट ले सकता है, उसके अधिकारियों से किसी भी प्रकार की जानकारी और रिपोर्ट की डिमांड कर सकता है सतर्कता आयुक्त, और उनको देना पड़ता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI एवं प्रवर्तन निदेशालय ED है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो होता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और ED जो होते हैं कि नियुक्ति में आयोग की परामर्श अनिवार्य है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपके सही हैं। तो ED की नियुक्ति जब होती है, CBI की नियुक्ति जब होती है, उसमें CVC जो है इसका परामर्श होता है, ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य सतर्कता आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य ही हो सकेगा। बिल्कुल, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा होगा पहले, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य ही हो सकेगा। नहीं, देखो ही नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। यह उपबंध केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके जोड़ा गया था, ये सही। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे सेकंड सत्य है। निम्नलिखित पर विचार करें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, नहीं 4 वर्ष या 65 वर्ष। ये वाला कथन गलत हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से हटा सकता है। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से हटाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन में शामिल है सचिवालय है, तकनीकी परीक्षक है, विभागीय जांच है। ठीक है, तीनों शामिल है, चौथा शामिल नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी शाखा कौन सी है? तो मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा जो है इसकी मुख्य तकनीकी शाखा के तौर पर जानी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति में केंद्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श अनिवार्य है। बिल्कुल है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में CBI पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी CBC का है। दोनों कथन सत्य आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य? अर्ध न्यायिक संस्था है, स्वायत्त निकाय, बिल्कुल देखिए स्वायत्त निकाय है, शीर्षस्थ भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। मैंने पहले ही कहा है CBC भ्रष्टाचार पर रोक को लेकर एक शीर्षस्थ संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। और CBI जो भ्रष्टाचार के जांच करती है केस की, लेकिन CBI की कार्यवाही की ऊपर निगरानी किसकी रहती है? CBC की रहती है। CBI की नियुक्ति जो होती है उसमें भी CBC का रोल रहता है। ED
जो कि जनरली भ्रष्टाचार, गलत हवाला संबंधी अवैध लेन देन की जांच करता है, बराबर, पैसे संबंधी मामलों में। तो वहां भी आप देखिए कि सीवीसी के परामर्श से ही या ईडी के हेड की नियुक्ति भी हो रही है। तो इन दोनों के कार्यों पर, सीबीआई और ईडी के कार्यों पर निगरानी रखने का काम सीवीसी करता है। इसका मतलब शीर्षस्थ भ्रष्टाचार विरोधी संस्था सीवीसी है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, ये मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सत्र न्यायालय, मैंने कहा सत्र न्यायालय जो होता है उसकी शक्तियां ये रखता है, ठीक है। तो 2, 3, 4 सत्य हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 1964 में स्थापित किया गया था। 1964 में 11 फरवरी को संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यह एक वैधानिक निकाय है। 2003 में सतर्कता अधिनियम पास करके इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके कार्य संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही प्रकृति में सलाहकारी हैं, बिल्कुल सलाहकारी हैं। इसकी शिकायतें प्राप्त करने का तरीका ब्रिटेन में प्रशासन के लिए नियुक्त संसदीय आयुक्त के समान है, बिल्कुल गलत। ब्रिटेन से रिलेशन नहीं है। 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा नहीं आएगा। तो याद रख लीजिएगा 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है वो आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीवीसी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। सरदार पटेल के जन्म दिवस वाले सप्ताह को 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिन होता है, भारतीय एकता दिवस होता है, और कहीं ना कहीं इस सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार से शिकायतों के संदर्भ में निम्न अधिकार प्राप्त हैं। इसे आपराधिक अभियोजन की शक्ति प्राप्त है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों के संबंध में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की जांच की समीक्षा करता है। राज्यों के पुलिस बलों के भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों का निरीक्षण करता है। राज्य सरकार के विभागों की जांच करता है। तो याद रखिए, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों में सीबीआई द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है इन चारों ऑप्शन में से। ये भी नहीं करता, राज्य का डिपार्टमेंट है, राज्य का डिपार्टमेंट, और यहां पर ये नहीं करता है, तो बी आपका उत्तर होगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य सतर्कता आयुक्त इनमें से किन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं? प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति समिति के होते हैं, बिल्कुल सही है। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के सदस्यों की नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं। लोकपाल नियुक्ति समिति के नहीं होते हैं, मतलब केवल ए और बी आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस सतर्कता आयोग से संबंधित एग्जाम में आ सकते हैं, पहले एग्जाम में आए भी हुए हैं, और एक आपकी समझ डेवलप हुई है। एग्जाम में सीवीसी से संबंधित जो संभावित प्रश्न है दोस्तों, वो यही हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। अगले लेक्चर में मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।